हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज जो है हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। और टॉपिक का नेम है गुप्त साम्राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और आपका एंशियंट हिस्ट्री का है। मेनली जो ये है एमए के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि एमए के जो एग्ज़ाम है वो अभी जो है चल रहे हैं। तो ये आपका पेपर 5 है और गुप्त साम्राज्य उसमें आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि ये नहीं है कि अगर एमए में आएगा तो ये कहीं नहीं आएगा। ये आपकी जो पीजीटीज़ के एग्ज़ाम हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। ये पार्ट 1 है और नेट के एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो हिस्ट्री को जब हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ रहे होते हैं तो वो अच्छे लेवल की ही होती है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने नोट्स आप खुद बना लीजिएगा और जिनके पास बुक्स है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के उदय के समय भारत की राजनीतिक दशा का हमने वर्णन करना है कि जब इस गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। आप सबको पता है कि ईसा के लगभग 200 वर्ष पहले ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। और यहाँ पर क्या थी कि यहाँ की जो राजनीतिक एकता थी बिल्कुल वो जाती रही थी, क्योंकि इसके बाद जो है जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद छोटे और बड़े राज्य यहाँ पर अपने आप ही पनपने लगे। और मौर्य साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ तो जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनका एकदम से अटैक होने लगा हमारे भारत में। और इस चीज़ का जो प्रभाव है हमें सबसे ज़्यादा मध्य एशिया में हमें सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है। मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त वंश के उदय होने तक भारत की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था को हमने ज़रूर जानना है, तभी हम जो है एक आकलन कर सकेंगे कि उस समय की स्थिति कैसे थी। तो शुंग वंश के बारे में मैं आपको जो है पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको कॉन्टिन्यूटी में जो है ये मैं पढ़ा रही हूँ। तो ईसा से 187 वर्ष पूर्व यानी कि 187 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में एक सेनापति था पुष्यमित्र। इसने क्या किया था, अपना जो इसका मौर्य सम्राट था बृहदर्थ, इसने इसकी हत्या कर दी थी और इस शुंग वंश की क्या रखी थी, स्थापना रखी थी। और बौद्ध जो धर्म है उसके ग्रंथों में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि पुष्यमित्र को कहाँ पर बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है। उसने बहुत से जो बौद्ध स्तूपों को गिरवा दिया था। जो पुष्यमित्र है इसने बौद्ध स्तूपों को गिरवा दिया था और इसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी जो है करवाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। वह वैदिक धर्म का एक महान समर्थक था। जो ये पुष्यमित्र था ये आपको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ पहले इसके बारे में सब कुछ। इसमें आपको मेन पॉइंट्स ही हैं जो इसमें दिए हुए हैं। जो ये पुष्यमित्र है ये वैदिक धर्म का एक महान समर्थक था और उसने अश्वमेध, जैसे कि ये यज्ञ तब किया जाता था जब अपने राज्य का विस्तार होता था, तो तब इसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसने 2 बार, क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्यमित्र ने कितनी बार जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो 2 बार इसने स्वयं अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और शुंग वंश के शासकों का समय अनेक शत्रुओं से संघर्ष में व्यतीत हुआ है। पाटलिपुत्र का जो दक्षिण पश्चिम का एरिया था, देखिए दक्षिण पश्चिम का जो एरिया था उसमें जो है दक्षिण पूर्व में था कलिंग, उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम में ऊपर की साइड, ठीक है, नॉर्थ में जो है यूनानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध उसने युद्ध हुए हैं। और जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कलिंग के शासक खारवेल के साथ। पुष्यमित्र का जो है कलिंग का शासक, कलिंग कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो पुष्यमित्र को कलिंग के शासक जिसका नाम था खारवेल, उसके साथ भी इसको संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद जो है कलिंग स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि आपने इसका 13वां शिलालेख पढ़ा है, मैंने आपको अशोक अच्छे से बता रखा है। तो खारवेल इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और उस काल की घटनाओं का वृत्तांत हमें कहाँ पर मिलता है कि ये सारी चीज़ें जहाँ हुई हैं, ये सारे वृत्तांत आपको याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ घटनाएं कहाँ कहाँ हुई हैं। सबसे पहले है भुवनेश्वर जो कि है उड़ीसा में, उसके समीप जो है हाथी गुम्फा नामक की जो गुफा की एक चट्टान पर ये सब कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है, कि पुष्यमित्र को कलिंग के शासक खारवेल के साथ संघर्ष करना पड़ा था। और ये सारी चीज़ें एक चट्टान पर लिखी हुई है। और इससे एक चीज़ और भी पता लगी है, इस जो ये चट्टान पर लिखा हुआ है कि जो खारवेल था ये जैन धर्म का अनुयायी था, ना कि बौद्ध धर्म का था। वेरी इंपॉर्टेंट, जो खारवेल था, जो कलिंग का शासक था, वो किसका अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु था युद्ध प्रिय, उसे युद्ध करना अच्छा लगता था और उसने कई प्रदेशों को जीता भी था। ठीक है, तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र को उत्तर पश्चिम में बैक्टीरिया, ये भी मैंने आपको बताया था, तो उत्तर पश्चिम में बैक्टीरिया के यूनानियों का भी इसको सामना करना पड़ा था। और ये जो विदेशी थी भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपने राज्य की स्थापना करने में सफल भी हो गए थे जो ये यूनानी थे। और जब उन्होंने शुंग वंश के राज्य अथवा पाटलिपुत्र पर जब अपना अटैक किया तो पुष्यमित्र के द्वारा वो हार गए। ठीक है, तो शुंग वंश के शासक की यह विजय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसने बैक्टीरिया के जो यूनानी थे इनको हरा दिया था। जब इस शुंग वंश का पतन हुआ, इसके बाद जो है पाटलिपुत्र में आता है आपका कर्ण वंश, इसका राज्य रहा और इसका जो अधिकार था बहुत सीमित प्रदेशों तक ही रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश की। जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद दक्षिण पश्चिम भारत में आंध्र वंश की जो है स्थापना हुई थी। अब जो इस आंध्र वंश की स्थापना हुई थी तो इस वंश के सम्राट कौन थे? ये सारे के सारे क्या थे? ब्राह्मण थे। सम्राट कैसा था? ब्राह्मण था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में आंध्र लोगों का उल्लेख किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आंध्र जो लोग थे, आंध्र लोगों का जो उल्लेख किया गया है अशोक के शिलालेखों में, तो आंध्र लोगों को उनको स्वतंत्र कर दिलाने वाला एक था सिमुक। ठीक है, ये इसको यहाँ से इसने स्वतंत्रता दिलवाई है। कब दिलवाई है भाई? 60 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, 60 ईसा पूर्व के लगभग इसने स्वतंत्रता दिलवाई है। इस वंश का संस्थापक आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो इस वंश का एक अन्य सम्राट था, आपको नाम इसका ध्यान रखना है, वो है शातकर्णी प्रथम। अपनी कॉपी में लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शातकर्णी प्रथम जो है ये इसका सातवाहन वंश का ये बहुत ही अच्छा शासक, अच्छा सम्राट इसे माना जाता है। और इसका जो है प्रथम शताब्दी में ये आया था और उसके समय में, शातकर्णी प्रथम के समय में मालवा, विदर्भ, नर्मदा घाटी के प्रदेशों की इसने विजय हुई थी। और इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसको जो उपाधि मिली है वो मिली है दक्षिणा पथपति की। उपाधियां जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है शातकर्णी प्रथम के बाद आता है आपका अन्य शक्तिशाली शासक जिसका नाम है गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी। शातकर्णी है, उसके आगे श्री लगा दीजिए, फिर गौतमी पुत्र आगे लगा दीजिए। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 106 से 130 ईस्वी तक इसने राज्य किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके शिलालेखों में हमें चीज़ क्या मिलती है? जैसे हमें शातकर्णी प्रथम के शिलालेखों में जो हमें विजय का जो प्रमाण मिला, कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में ये चीज़ लिखी हुई थी, जैसे मालवा, विदर्भ और नर्मदा घाटी के प्रदेशों की इसकी विजय थी शातकर्णी प्रथम की। तो ऐसे ही इसके शिलालेखों में जो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी का जो शिलालेख है, शक, यमन और पहलव आदि विदेशी जातियों का इसको नाशक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके काल में जो शक जाति पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और श्री शातकर्णी का संघर्ष इन्हीं के साथ हुआ है और उन्हें इन विदेशियों की शक्ति को बहुत बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी ने एक शक शासक की कन्या से विवाह किया। संघर्ष भी इनके साथ ही ज़्यादा हुआ है। ठीक है, संघर्ष किसके साथ हुआ है? इनके साथ हुआ है। और इन्होंने एक शक शासक की कन्या से श्री शातकर्णी ने विवाह किया था और ये शक सम्राट था रुद्रदामन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे ही भिड़ रहा है। रुद्रदामन की बेटी से गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी ने विवाह किया था। तो धीरे धीरे इस वंश की सत्ता का अंत हुआ और दूसरी शताब्दी में इस वंश के अधीन प्रदेश जो क्या थे, स्वतंत्र
हो गए थे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आंध्र वंश के जब सम्राट जो ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, वो वैदिक प्रथाओं और जाति पाति में विश्वास रखते। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके सम्राट हैं वो ब्राह्मण हैं, तो वो वैदिक कथाओं और जाति पाति में विश्वास रखेंगे। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं और वे अनेक उपाधियां भी धारण करते थे, जैसे कि दक्षिणापथपति जो है इसने भी की है, मैंने आप अभी अभी आपको बताई है ना। शातकर्णी प्रथम की क्या है उपाधि? दक्षिणा पथपति। ठीक है, तो दक्षिण पथपति जो है, इसका मतलब क्या होता है कि दक्षिण का स्वामी। इस काल में जो है उद्योग धंधे व्यापार बहुत ज़्यादा उन्नत थे और पश्चिम देश जैसे मिस्र, रोम, सीरिया आदि से ही घनिष्ठ संबंध जो है ये संबंध रखते थे। इसी काल में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी काल में आपको जो भड़ोच है, ये आपने अगर आपको लिखना पड़े ना तो आप जरूर लिखना। इसी काल में जो भड़ोच है पश्चिमी तट पर, ये एक प्रमुख बंदरगाह थी। बंदरगाह का नाम अभी तक नहीं आया, तो भड़ोच बंदरगाह का आपने नाम जरूरी याद रखना है। और भारत से जो मलमल, सूती कपड़ा, मसाले बाहर के देशों में जाते और इसके बदले में क्या आता था? इसके बदले में आता था शीशे का सामान, मदिरा, जूता, अन्य वस्तु यहाँ आती थी। यहाँ ये मलमल, सूती कपड़ा, मसाले ये हमारे भारत से जाते थे और हमारे भारत में शीशे का सामान, मदिरा, जूता और अन्य वस्तु यहाँ पर आती थी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे विदेशी आक्रमणकारियों की। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, भारत के इतिहास में विदेशी जातियों का आना बहुत महत्व रखता है, बिल्कुल है। और ये जातियाँ जो स्पेशली टारगेट कर रही थी, मध्य एशिया को कर रही थी। और इनमें जो बैक्टीरिया के यूनानी, शक थे और कुषाण, ये प्रमुख थे। अब बात करेंगे हम यूनानियों की। सिकंदर की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया था। सेल्यूकस, आपको ये पता होगा, उसी की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो सेल्यूकस यही है। सेल्यूकस ने सीरिया, पार्थिया, बैक्ट्रिया, उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना इसने अधिकार जमा लिया था। जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हुई, ये इसका जो सेल्यूकस है ये इसका सेनापति था और इसके पास ये जो है प्रदेश आ गए थे। कुछ टाइम बाद उसका राज्य नष्ट होना शुरू हो गया था। ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व जो था, पार्थिया और बैक्ट्रिया के राज्य स्वतंत्र हुए। ठीक है, 250 वर्ष पूर्व। बैक्टीरिया प्रांत जो था हिंदू कश पर्वत के पश्चिम में और अफगानिस्तान के उत्तर में था। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे और आपने लिखने के लिए आपके लिए बेटर कंटेंट है। और जो बथक क्या है, इसका एक प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, और इसी राज्य के शासकों ने मौर्य वंश के पतन के बाद भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए थे। सबसे पहले यही थे, ये हम पढ़ चुके हैं। सिकंदर के बाद जब इस सिकंदर की मृत्यु होगी तो भारत में दूर दूर तक हमले करने वाला जो बैक्टीरिया का शासक था, याद रखना भाई, नाम याद रखना इसका बंदे का, डेमेट्रियस। ठीक है, तो ये था। और उत्तर पश्चिम भारत की दुर्बलता और व्यवस्था का लाभ उठाकर उसने पंजाब और सिंध के कुछ भागों पर इसने कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया था। किसने मिला लिया था? डेमेट्रियस ने मिला लिया था। और उसने भारत के कुछ अन्य प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था, परंतु उसकी भारत विजय बहुत स्थायी नहीं रही। फिर बात करते हैं, हमें सिर्फ जो है डेमेट्रियस के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फिर आता आपका मिनांडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनांडर जो था दूसरा प्रमुख यूनानी आक्रमणकारी था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपसे पूछना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ईरानी था, यूनानी था, अफगानी था जो मिनांडर, तो मिनांडर क्या था? यूनानी आक्रमणकारी था और उसने ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य में राज्य किया था। और वह शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र का क्या था? समकालीन था, यानी कि इसके जो दरबार में ये आया था। और उसने भारत के कुछ प्रदेशों को जीता था। किसने? मिनांडर ने। उसका साम्राज्य मध्य अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, ये पंजाब और सिंध के तो कुछ भागों को तो डेमेट्रियस ने भी जीत लिया था और इसने पूरा अधिकार कर लिया था, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर राजपूताना, काठियावाड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था, यानी कि मिनांडर ने इन जगहों पर अपना हक जमा लिया था। उसके जो सिक्के थे वो उत्तर में काबुल तथा दक्षिण में मथुरा तक इसने प्राप्त किए थे। अब मिनांडर कैसा था? मिनांडर एक बौद्ध था।
वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध ग्रंथ एक मिलिंद पन्हों में मीनांडर को मिलिंद कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मीनांडर को मिलिंद कहा गया है। और बाद में जो है शकों और कुषाणों के आक्रमणों से इस साम्राज्य का अंत कर दिया था, यूनानियों का अंत कर दिया था, और इस समय भारत पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। अब हम बात करेंगे इन शकों की। जो यूनानी की राज्य की जब शक्ति क्षीण होने लगी, लास्ट मीनांडर था शक्तिशाली, तो मध्य एशिया की एक जाति शक जाति ने बहुत अच्छे से जोर पकड़ा और यूनानी राज्यों को नष्ट कर दिया। चीनी सम्राट, ध्यान रखना, शी हानती ने ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व चीन की विशाल दीवार बनाकर अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया था। चीन की दीवार आपने जरूर सुनी होगी, तो इस बंदे ने बनवाई थी भाई, इसका नाम याद कर लेना। ठीक है, शी हानती। तो इसने जो है चीन की दीवार बनाई थी और अपने राज्य को सुरक्षित किया था, और फलस्वरूप इस जाति को दक्षिण और पूर्व की ओर आना पड़ा था। शक जाति जो थी बैक्टीरिया और पार्थिया में आई थी। कहाँ आई थी? बैक्टीरिया और पार्थिया में। यूनानी के थे ना ये, और इन प्रदेशों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया, और फिर उनके कदम भारत की ओर जो थे बढ़ने लग गए थे धीरे धीरे करके। फिर ये आए हमारे पश्चिम भारत में और अपने राज्य की इन्होंने शक्ल स्थापित कर ली। अगर बात करें कि भारत में पहला शक सम्राट कौन था, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, नाम है मोइज। ठीक है, जिसने क्या सबसे पहले गांधार को जीता था। एक और सम्राट था, उसका नाम था गोर्डोफनीज। क्या नाम है? गोर्डोफनीज। इसने पंजाब और सिंध में शक राज्य को क्या किया था? बलशाली बनाया था। फिर से पंजाब और सिंध आ गया, फिर से देखो। इसके बाद कहा जाता है कि जो ईसाई एक संत था जिसका नाम था टॉम्स। क्या नाम था? टॉम्स। उसको ईसाई बनाने के लिए उसके राज दरबार में ही आया, और ये जो घटना है पहली शताब्दी की है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि शकों ने भारत में शक स्थान, आधुनिक जो सिस्तान है आज के टाइम में, सिंध की ओर इन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया था, और उन्होंने सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा, मथुरा, पूर्वी पंजाब, इन सब में अपने राज्य की स्थापना की थी। एक शक सम्राट जिसका तुमने अभी अभी नाम भी पढ़ा था, रुद्रदामन, इसकी बेटी के साथ विवाह हुआ था। किसने किया था? गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी ने। तो ये शक सम्राट था रुद्रदामन। इसने जो है लगभग कब तक करा था? दूसरी शताब्दी के मध्य में इसने राज्य किया था, और एक ये शक्तिशाली शासक था रुद्रदामन। उसके जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने जूनागढ़ अभिलेख से क्या था? उसने मौर्य काल में बनाई हुई पश्चिमी भारत में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने भारत में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और बाद में आए थे कुषाण। ठीक है, शक के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो बाद में कुषाण जाति ने शकों को उत्तर भारत की ओर धकेल कर दक्षिण पश्चिम में अपने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के प्रदेशों में जाने के लिए विवश किया, और यहाँ से जो है शक राज्य को 5वीं शताब्दी में गुप्त शासकों ने बिल्कुल ही खल्लास कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको जो है डायरेक्शन तो पता होंगी ना, कि अब हम दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इस साइड उन्होंने इसको धकेल दिया था। अब हम बात करेंगे कुषाणों की। जैसे ही शक जाति का तो यहाँ पे विनाश हो चुका है। ठीक है, शक जाति के प्रभाव को एक अन्य जाति जो है यूची जाति ने समाप्त किया था। ठीक है, और इस जाति की प्रमुख एक शाखा है कुषाण का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था कनिष्क। जरूर सुना होगा नाम, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस देख लेना भाई सभी। और उसके राज्यकाल के प्रारंभ होने की जो अधिकतम संभव तिथि हमें पता लगती है वो है 78, यानी कि शक संवत 78 ईस्वी। ये संवत है जो है आधुनिक भारतीय सरकार ने अपनाया है। ये जो संवत है, शक संवत, विक्रम संवत, ये भी मैंने आपको जो है करवाया हुआ है। तो ये वाली वीडियो मैंने बीए फर्स्ट ईयर वाले के बच्चों को करवाई है, तो ये वीडियो मैं अभी उनका देखूंगी। तो ये वीडियो भी विक्रम संवत और शक संवत में क्या फ़र्क है मैं ढूंढ के ना आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। तो भारत में एक कुषाण राज्य है, सांची और वाराणसी तक ये फैला हुआ था। ठीक है, जो कुषाण राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? सांची और वाराणसी तक फैला हुआ था। और भारत से बाहर उसके राज्य में थे काशगर, यारकंद, खोतान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान। ध्यान रखिएगा। उसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, राजपूताना, ये सभी के सभी उस समय सम्मिलित थे। जो कनिष्का का जो संघर्ष हुआ है वो चीनी सम्राटों के साथ ही रहा है, और उसकी राजधानी आपको याद रखनी है कनिष्क की, क्या है? पुरुषपुर, आज के टाइम में पेशावर। कुषाण वंश का इतिहास मध्य एशिया में
जो है घटनाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था भाई? बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था और इसने अशोक की भांति इसका जो है देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। और जब उसने मगध का आक्रमण किया तो उसकी भेंट एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो भेंट हुई है किससे हुई है? कनिष्क की बौद्ध विद्वान से हुई है जिसका नाम है अश्वघोष। इसके ही प्रभाव में आकर कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का क्या बना था? समर्थक बना था, प्रचारक बना था। इसने भारत से बाहर, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे मध्य एशिया है, चीन है, इन सभी में इसने अपने धर्म का प्रचार किया है। और कनिष्क ने जो है कश्मीर, पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला, कई अन्य नगरों में इसने स्तूप बनवाए हैं, मठ बनवाए हैं। और इसके ही कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की है जो चौथी सभा जो है कश्मीर में ये हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इस सभा का उद्देश्य क्या था? बौद्धों के अनेक संप्रदायों के जो वाद विवाद थे उनको समाप्त करना था। और कनिष्क के काल में ही महायान का जन्म हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क के काल में एक महायान का जन्म हुआ है और प्रगति एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में तपस्या और धन पर इसने बहुत बल दिया है। तपस्या करो भाई, ध्यान लगाओ, इसमें बहुत बल दिया है। ज़्यादातर लोग जो थे गृहस्थी थे, ये असमर्थ हुए थे, लेकिन फिर भी ये बोलता था। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को उसने देवता मानकर उसकी पूजा की जाने लगी। भक्ति पर इसने बहुत ज़्यादा बल दिया है कनिष्क ने। बोधिसत्व की उपासना भी होने लगी है महात्मा बुद्ध की। इसी के टाइम में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनी हैं और नवीन बौद्ध धर्म भारत में आए हैं और भारत से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। और ये धर्म अनेक विदेशी जातियों जैसे यूनानी, शक, कुषाण, ये सभी द्वारा ये जल्दी जल्दी अपना लिया गया है। और कुषाण काल में ही आप सबको इस चीज़ का पता है कि महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं भाई, बहुत ज़्यादा। यूनानी और भारतीय कला कौशल के एक नई कला को जन्म दिया जिसका नाम है गांधार कला। गांधार कला में ये सारी मूर्तियां बनी हैं। ठीक है, और इस कला के जो केंद्र है वो रहे हैं पेशावर और जलालाबाद। ये जो कला है चीनी, तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, ये सभी देशों में ये जगह ये फैली हुई है। जन्मदात्री ये रही है, ध्यान रखेंगे। जैसे ही कनिष्क की मृत्यु हुई उसके वंश का जो है पतन बिल्कुल हो चुका था और भारत से कुषाण साम्राज्य, ससानी, ध्यान रखेंगे नाम, सासानी, तो सासानी वंश ने समाप्त कर दिया था। और भारत के प्रदेशों से कुषाण साम्राज्य को अनेक गणतंत्र कबीलों ने, ठीक है, गणतंत्र कबीलों ने और नाग वंश के शासकों ने समाप्त कर दिया। धीरे धीरे करके सब समाप्त कर दिया। और गुप्त साम्राज्य के उदय से पहले नाग वंश एक शक्तिशाली वंश था। पद्मावती और मथुरा नाग शक्ति के केंद्र थे। ठीक है, यानी कि अभी गुप्त साम्राज्य नहीं आया है। गुप्त साम्राज्य के आने से पहले एक नया वंश भी था, नाग वंश, ध्यान रखेंगे, सबसे लास्ट यही था। और इसके जो केंद्र थे वो थे पद्मावती और मथुरा। ठीक है, और इसी काल में जो है 200 से लेकर 300 ईसा पूर्व दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे जैसे कि चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र। ध्यान रखेंगे, चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र। इन राज्यों के आपसी युद्ध, चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र, इन सब के जो है आपस युद्ध होते रहे। और कुछ समय बाद जो है दक्षिण भारत में चोल शक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी। हम आगे पढ़ेंगे इसको। और दक्षिण भारत के राज्यों और लोगों के विदेशों में गहरे व्यापारिक संबंध होने लग गए थे। अब बात करेंगे हम यहाँ की इंडियन सोसाइटी की, कैसे हो गई थी, भारतीय समाज कैसे हो गया था। जैसे ही मौर्य वंश का जैसे पतन हुआ, राजनीतिक एकता मतलब खराब हो गई। अनेक भारतीय शक्तियों और विदेशी जातियों ने अपने राज्यों की स्थापना कर ली। महत्वपूर्ण घटना कौन सी है भाई इस काल की? भारतीय व्यापार की उन्नति हो रही थी। विदेशियों के राज्य स्थापित होने से भारत का संपर्क अब मध्य एशिया से, पश्चिमी एशिया से, चीन से बिल्कुल स्थापित हुआ, आपने देखा भी सही। और भारतीय व्यापारियों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ काशगर, यारकंद, खोतान, कुची, तूफान, ये सारे स्थानों के नाम हैं, ध्यान रख लेना। काशगर, यारकंद, खोतान, कुची, तूफान, ये जो स्थान है इनके नाम ध्यान रखें। यहाँ पर अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित करी। ठीक है, और इस प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी तटों पर हमें समुद्री मार्ग से हमें व्यापार करने लग गए। और चोल राज्य इसमें एक प्रमुख जल शक्ति था। ये लोग क्या करते थे, ये समुद्री जहाज़ों का निर्माण करते थे। और ऐसे जहाज जो है लगभग 700 व्यक्तियों को ले जा सकते थे, ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था ना, भड़ोच बंदरगाह व्यापार का मुख्य केंद्र पश्चिमी तट पर था, भरूकच या बड़ोच। ठीक है, पूर्वी तट पर कौन सा था? कावेरीपट्टनम, अरिकामेदु, वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी तट पर था कावेरीपट्टनम, पश्चिमी तट पर था भड़ोच, पूर्वी तट पर था कावेरीपट्टनम और अरिकामधु। ठीक है, विदेशी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते थे।
यहाँ पर हमें अरिकामेडु या कावेरीपट्टनम से हमें क्या मिला है, रोमन बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं। भारत रोमन साम्राज्य को मसाले देता था, कीमती पत्थर, कपड़ा, पशु, ये सब भेजता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ का जो है सोसाइटी हो गई थी। अब हम जानेंगे कि गुप्त काल के स्रोत कौन कौन से हैं, कि अब गुप्त काल हम पढ़ना अब हम शुरू कर रहे हैं। कि सबसे पहले हमें गुप्त काल के बारे में पता कैसे लगा। स्रोत तो हमें हर किसी के जानने ही चाहिए और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल के स्रोतों को जानते हैं। गुप्त वंश का इतिहास जानने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है उपलब्धि है सामग्रियों की। सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक साहित्य से, रिलीजियस लिटरेचर से हमें इन चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा है कि गुप्त काल का इतिहास कैसा था, पुराण कैसा था। तो ये इससे हम जान सकते हैं। सबसे पहले है विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण, मत्स्य पुराण इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी हमें इन पुराणों में हमें गुप्त काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। ठीक है, आपका हिस्टोरिकल है, सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर। इसमें जो है सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है कौमुदी महोत्सव। इस नाटक, ये नाटक है आपका कौमुदी महोत्सव। इस नाटक की रचना जो है एक विदुषी थी। ठीक है, विद्वान विदुषी, विद्वान होता है लिंग बदलो कर दे तो विदुषी विज्जक ने की थी, नाम ध्यान रखेंगे, विदुषी विज्जक। इस नाटक से पता लगता है कि जो मगध का राजा था सुंदरवर्मन ने चंडसन को गोद लिया था। सुंदरवर्मन ने चंडसन को गोद लिया था। और इसमें जो चंद्रसेन है वो कार्सकस को बताया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कौमुदी महोत्सव के बारे में। नेक्स्ट है आपका देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये विशाखा दत्त ने का एक नाटक है। विशाखा दत्त लेखक है और ये नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और नाटक मूल रूप से गुम हो गया है, इसकी हमें पुस्तक मिली है। इसमें हमें क्या पता लगता है, इस देवी चंद्रगुप्तम में जो विशाखा दत्त ने लिखी है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा लड़का रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था। तो इस नाटक से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रामगुप्त कैसा था भाई, रामगुप्त बहुत ही अयोग्य था। ठीक है, और उसने शकों ने उस पर यानी रामगुप्त पर अटैक किया था और इसको शकों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये अभी आप पढ़ोगे आगे। इसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, शक राजा के देने का वचन किया। रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त, इसे सहन नहीं कर सका और उसने पहले शक राजा तथा बाद में रामगुप्त की हत्या कर दी। और जो ये ध्रुव स्वामी या ध्रुव देवी, इससे इसने शादी कर ली थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, ये भी विशाखा दत्त ने ही लिखी थी। ये भी एक नाटक था, यानी कि मुद्रा राक्षस एक नाटक, इसका जो लेखक है वो विशाखा दत्त है। और मौर्यकालीन है ये कथनाकक। तो जो ये बता रहा है वैसे तो ये मौर्यकालीन है, लेकिन इसने गुप्त वंश की स्थापना के विषय में इस नाटक से हमें, जो ये मुद्रा राक्षस नाटक से हमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य की। एक और भी है आपका मृच्छ कटिकम। इस जो नाटक के लेखक है वो है शूद्रक। ठीक है, तो इस नाटक के लेखक कौन है, शूद्रक, मृच्छ कटिकम। अभी पीजीटी में पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है कि मान लो कि आपको मिलान करने में दे दिएंगे कि भाई की विशाखा दत्त की पुस्तक कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं तो बताना है आपको, या 4 आपको बुक्स के नाम लिख दिए और आपको ऐसे ऐसे नाम लिख दिए और आपको जानना है मिलान करने में। किसी तरह से पूछ सकते हैं और लिखने में भी आपको लिखना ही है, चाहे आप कैसे पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री में एमए कर रहे हो, आप पीजीटी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो। तो मृच्छकटिकम इसका जो लेखक है वो है शूद्रक। और इस नाटक से, मृच्छकटिकम नाटक से हमें गुप्तकालीन की जो न्यायिक व्यवस्था है, सामाजिक स्थिति का, इसमें हमें ज्ञान होता है मृच्छकटिकम में। बात करेंगे हम कामसूत्र की, जो लिखा था वात्स्यायन ने, ये एक रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें गुप्तकालीन जो है उसकी वेशभूषा, आभूषण, सुगंधित द्रव, वाद्य संगीत, जनता के मनोरंजन के साधनों के विषय में जानकारी मिलती है कामसूत्र से। ठीक है, कालिदास की रचनाओं की बात करेंगे अगर हम, तो जो विद्वानों का मानना है कि भारत के प्रसिद्ध कवि जो है कालिदास हैं। ये कब हुए हैं, ये गुप्त काल में ही आए हैं और आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, चाहे और किसी का नाम सुना है या नहीं सुना है। तो कालिदास का नाम हमने ज़रूर सुना होगा। इनको हम भारतीय शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। रचनाएं आपने याद रखनी है, ऋतसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका मित्र, विक्रमो वर्षीय। इनसे जो है गुप्तकालीन की जो राजनीतिक, सामाजिक अवस्थाओं और रीति रिवाजों का हमें इसमें पता लगता है। हर चरित्र किसने लिखी थी, ये भी नाम आपने ज़रूर रखना, याद होगा आपको, बाण भट्ट ने हर चरित्र लिखी थी।
ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो सम्राट हर्ष था उसकी ये जीवनी है, हर्ष चरित्र और इससे गुप्तकालीन भारत की दशा का भी हमें ज्ञान हो जाता है। मंजूश्री मूल कल्प ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे आप परवर्ती गुप्त यानी कि लेटर गुप्ता शासकों के विषय में हमें विशेष जानकारी मिलती है। यानी कि जब लेटर गुप्ता आए हैं तो कौन सी बुक है भाई, कहाँ से हमें बौद्ध ग्रंथ है, ये कौन सा है भाई, मंजूश्री मूल कल्प, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं, लेटर गुप्ता के बारे में बता रहे हैं। हमें कई जो है विदेशियों के विवरण से भी पता लगा है भाई अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त काल और उसके बाद जो है अनेक विदेशी यात्रियों ने भी भारत की यात्रा की है, ठीक है, और उनके वृत्तांतों से हमें पता लगा है भाई गुप्त काल के बारे में। एक चीनी यात्री था फाहियान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रथम यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत में आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान जो है भारत में कब आया था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में यहाँ पर भारत में आया था। इसका जो इसने विवरण दिया है तत्कालीन उसी समय का जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का हमें ज्ञान होता है जो फाहियान ने उस समय दिए हैं। इत्सिंग का अगर यात्रा के विवरण से, जो इत्सिंग है ये दूसरा यात्री है, इसके यात्रा विवरण से हमें गुप्त वंश के मूल निवास स्थान के विषय में मूल्यवान जानकारी मिलती है। यानी जो इत्सिंग था इसने मूल निवास के बारे में हमें बताया है, और फाहियान ने उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी चीज़ों के बारे में इसने बताया है। अगर हम बात करेंगे 11वीं शताब्दी के मुसलमान यात्री की, उसका नाम था अल बेरूनी, इसलिए इसके वर्णन से हमें गुप्त संवत की तिथि का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। एक पुरातात्विक साक्ष्य की हम बात कर लेते हैं, अभिलेख यही होंगे ना, अभिलेख ही होंगे। तो अभिलेखों, गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में अभिलेखों में भी बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। गुप्त अभिलेख, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों पर हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। और जो अभिलेखों की संख्या थी, भाषा थी, वो थी संस्कृत, ध्यान रखेंगे। कैसी थी भाषा, संस्कृत थे। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन। क्या नाम है भाई दरबारी कवि का, हरिसेन। किसका था ये दरबारी कवि, ये था समुद्रगुप्त का। इसका लिखा गया है प्रयाग स्तंभ लेख। हरिसेन ने क्या लिखा था, कौन सा स्तंभ लेख लिखा था, प्रयाग स्तंभ लेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उसके जीवन चरित्र और दिग्विजय का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात कर लेते हो, अगर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हमें जानकारी हमने अगर जुटानी है तो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी मेहरौली के लोह स्तंभ लेख से और उदयगिरी की गुहा लेख से। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कुमार गुप्त के बारे में जानना है तो भिलसद, गढ़वा और मंदसौर अभिलेख, और स्कंदगुप्त के बारे में जानना है तो स्कंदगुप्त के भीतरी गांव और जूनागढ़ अभिलेख भी इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर हम सिक्कों की बात करें तो सोने, चांदी, तांबे के सिक्के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उसमें हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, यानी इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, उसकी चांदी की मुद्राओं से हमें जो शक मुद्राओं में जो समानता दिखती है, उसने शक विजय की जानकारी मिलती है, यानी कि शकों पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो है धाक जमाई थी। अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों से एक और चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पत्नी जो थी कुमार देवी, कौन सी थी भाई, कुमार देवी, इसका चित्र लगा हुआ है और पृष्ठ भाग पर लिच्छवे लिखा हुआ है, यानी कि जो चंद्रगुप्त के लिच्छवियों से संबंध है, लिच्छवियों की राजकुमारी से इसने क्या किया था, विवाह किया था। तो ये चीज़ें जो हैं आपको आगे जब हम सारे एक एक राजा पढ़ेंगे ना, तो जो अभी ये मैं आपको बता रही हूँ तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि कौन कहाँ है, ये अभी हम डिटेल में सारे राजा पढ़ेंगे। और गुप्तकालीन सिक्कों पर हमें विष्णु, लक्ष्मी और गरुण के चित्रों से भी हमें पता लगता है कि ये लोग जो थे ना हिंदू धर्म के समर्थक थे, वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु, लक्ष्मी, गरुण, तो आप खुद ही समझ रहे हो कि हिंदू धर्म के क्या हैं, ये समर्थक हैं। अब इनकी अगर मोहरों की बात करें तो गुप्त काल की जो अनेक मोहरें हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं, हमें वैशाली से मिली हैं। और इन मोहरों से हमें तत्कालीन प्रांतीय और स्थानीय शासन की हमें व्यवस्था का ज्ञान होता है। अगर हम इनके भवन और स्मारक की बात करें तो गुप्तकालीन मंदिरों में एक प्रमुख है भूमरा का शिव मंदिर, तिगावा का विष्णु मंदिर, ध्यान रखेंगे, नाचना का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का द से दशावतार, भीतरी गांव का लाड़ खान मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंदिर, ये सारे मंदिर आपको याद होने चाहिए। मंदिरों के अतिरिक्त अगर हम गुप्तकालीन अन्य स्मारकों की बात करें तो जो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ है, एरण का गरुड़ स्तंभ है, चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ है, ये सभी जो है आपको शिव, विष्णु, बौद्ध, जैन
सबकी आपको जो है यहाँ पर आपको मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम की सफलताओं यानी कि आरंभिक राजाओं पर हमने जो है यानी कि जो सबसे पहले कि किसने इसकी जो गुप्त साम्राज्य की जो है स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने करी थी। तो ये अगले लेक्चर में हम कर लेंगे। जो मैं आपको अभी अभी बता रही थी ना, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम आया, किस तरह आया, जो ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये हमें साक्ष्य मिले हैं, तो स्रोत हम पहले पढ़ रहे हैं। अब एक एक राजा के बारे में जिनके नाम तुमने अभी अभी पढ़े हैं, तो अब ये अगली वीडियो में आपको जो है डिटेल में बताऊंगी कि इसके बाद कौन सा राजा आया। ठीक है, ये वही देखो सारे नाम आ गए, लिच्छवी वंश आ गया है, कुमार देवी से, ये फिर अब डिटेल में आ जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनको दिक्कत होती है भाई कैसे हुआ, तो वो तो सिर्फ स्रोत थे। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इनकी जो है मतलब ये कैसे ये आए थे, पहले राजा कौन थे, फिर उसके बाद कौन थे, तो ये आपको अगली वीडियो में पता लग जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग हमने अच्छी कर ली है। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, ठीक है, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आगे जो वीडियोज़ आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। ठीक है, और ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और रात को ही मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगी, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सुबह आपको ही ये वीडियो मिल जाएगी और आपको मैं सारे राजा होप्सो सारे करवा दूँगी। ठीक है, उम्मीद है करवा दूँगी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।